नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज से 6 साल पहले मेक इन इंडिया कैंपेन शुरू किया गया था, स्पेशली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया के अंदर बढ़ावा देने के लिए। और अभी हमने आत्मनिर्भर भारत कैंपेन शुरू कर दिया है और ज़्यादा इंडिया को आगे ले जाने के लिए इस क्षेत्र के अंदर। तो अभी दोस्तों ये सही समय है जब हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को रिकैलिब्रेट करना होगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी रिसेंटली ही 83 तेजस मल्टी रोल फाइटर जेट का ऑर्डर दिया गया था एचएएल को, और ये बहुत ही हिस्टोरिक स्टेप था। और ये प्लेन लोकली ही डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है और इसे यहीं बनाया जाएगा। गवर्नमेंट की इसे पूरी सपोर्ट है और ये इम्पोर्टेड फाइटर जेट से हमें बहुत ही ज़्यादा चीपर पड़ेगा और साथ ही इसके अंदर भरोसा भी होगा कि ये लोकली बना है, कहीं भी इसके अंदर कल पुर्जों की दिक्कत नहीं आएगी। और ये इंडिया के अंदर एक नई ईरा की शुरुआत है, जिससे दोस्तों इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर हथियारों का होने की एंड की तरफ आ जाता है और सेल्फ रिलायंट होने की तरफ आगे बढ़ता है। और दुनिया की जितनी भी बड़ी पावरफुल कंट्रीज हैं, सभी ने अपनी लोकल डिफेंस इंडस्ट्रीज बनाई है। स्वीडन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक छोटा सा देश है, लेकिन किस तरह से इसने ग्लोबली कम्पिटिटिव नेशनल डिफेंस कंपनीज बनाई हैं, जैसे कि बोफोर्स और साब। और दोस्तों, इस तरह की कंपनीज खड़ा करना बहुत ही महंगा पड़ता है। अगर हम बड़ी कंट्रीज की भी बात करें तो उनमें से कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने केवल एक ही फर्म बनाई है हर कैटेगरी के अंदर। और फ्रांस की ही बात कर लें तो उसके पास भी अगर मिलिट्री प्लेन बनाने वाली कोई बड़ी कंपनी है तो केवल और केवल डसोल्ट ही है। कुछ कंट्रीज पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देती हैं और कुछ कंट्रीज प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देती हैं। साथ ही गवर्नमेंट फंड भी करती है नेक्स्ट जनरेशन के मिलिट्री इक्विपमेंट को बनाने के लिए और फिर उन्हें खरीदती भी है। और इन सारी एक्टिविटीज को कॉस्ट प्लस बेसिस के ऊपर देखा जाता है और अगर इनके ओवरसीज सेल होने लग जाए तो इससे एडिशनल रेवेन्यू भी मिलता है। और ये डिफेंस इंडस्ट्री खड़ा करना स्पेशली डिमांड और सप्लाई के ऊपर आधारित होता है, इसीलिए हमें इसके अंदर कंपटीशन नहीं पैदा करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म पे की जाती हैं और गवर्नमेंट के द्वारा ही इन्हें डेवलप किया जाता है। और इसे डेवलप करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि डिफेंस इंडस्ट्री को बनाना। और इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन के अंदर मास्टरी हासिल करना और उसकी दूसरी जनरेशन की तरफ फिर आगे बढ़ना खुद के खुद ही। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तेजस फाइटर जेट, जिसे बना के हमने खुद ही सारी चीजें इसकी तैयार की हैं। जबकि पहले क्या होता था कि एक इंडियन पार्टनर होता था फॉरेन फर्म के साथ में और उसका जो प्रोडक्ट होता था वो इंडिया के अंदर बनाया जाता था। और ऐसी चीज का दोस्तों हमें कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होता, स्पेशली अगर हम बात करें मिलिट्री प्लेन और नेवल शिप्स के अंदर, जहां हमें फॉरेन असिस्टेंस मिलती है। लेकिन उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि प्राइवेट कंपनी के थ्रू अगर बन भी रहा है तो केवल उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसे पैसा कमाने का मौका मिला है और चीज़ इंडिया में बन रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। और दोस्तों, पास्ट के अंदर क्या हुआ था कि 1974 के अंदर हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, यानी परमाणु परीक्षण किए, और उसके बाद वेस्ट ने हमें मदद करना बंद कर दिया, टेक्नोलॉजी के लिए मना कर दिया। और बाद में ये एंड हुआ जब यूएस के साथ में न्यूक्लियर डील हुई। लेकिन दोस्तों, हमने इसके अंदर खुद ही सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की, खुद ही मिसाइल सिस्टम बनाए और प्राइवेट फर्म भी इस तरह की तैयार की जिनके पास हाई टेक्नोलॉजीज है। और पास्ट में रशिया हमारा बड़ा पार्टनर रहा है, रिलायबल मिलिट्री पार्टनर हम इसे कह सकते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक उदाहरण है जहां पर लाइसेंस्ड प्रोडक्शन होता था बहुत बड़े स्केल पे, और आज भी हम रशियन वेपन के लिए इन्हीं पर आधारित हैं। और उसके बाद दोस्तों 1980 के अंदर हमने फिर से और दूसरा राउंड शुरू किया मॉडर्नाइजेशन का। इस समय हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की और लाइसेंस्ड प्रोडक्शन भी हुआ, लेकिन हमारा मेन ये सारी चीजें हुई यूरोपियन पार्टनर्स के साथ में, जैसे सबमरीन जर्मनी से और बोफोर्स गन स्वीडन से हमने हासिल की। और उसके बाद क्या हुआ, पता चला कि बोफोर्स के अंदर स्कैम हुआ है, पैसे दिए गए हैं, दलाली दी गई है, और जिसका सीधा सीधा रिजल्ट ये निकला कि प्रोसीजर और प्रोसेस मुख्य हो गए और जो बाकी चीजें थी वो सेकेंडरी कहलाने लगी। यानी कि दोस्तों प्रोसीजर और ज्यादा लेंथी हो गए और नेगोशिएशन सीधी सीधी बंद हो गई, और जिसका प्रभाव ये पड़ा कि ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के कॉन्ट्रैक्ट के साइज के हिसाब से जो हो सकता था वो नहीं हुआ। अब दोस्तों, अगर हम डीआरडीओ के नए वेपन सिस्टम की बात करें तो पास्ट के अंदर इसके अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रही है और आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता रहा है। और इसे कैसे कम किया जा सकता है, कैसे इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है, तो पहले तो ये है कि दोस्तों कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच में एक बेटर रिलेशन होना चाहिए, उनके बीच में आपस में सिनर्जी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। इंडियन फर्म्स के साथ में लंबे टर्म की पार्टनरशिप बनाई जानी चाहिए।
और इसके अलावा डीआरडीओ की लैब और प्रोडक्शन यूनिट के बीच में भी ज़्यादा अच्छा रिलेशन होना चाहिए। और जो एनआरआई या फिर जो व्यक्ति इंडिया से बाहर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें भी सेल्फ रिलायंस के लिए इंडिया के अंदर आना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर के साथ अगर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होती है और साथ ही गवर्नमेंट की फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती है तो नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी आसानी से डेवलप की जा सकती है। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें अब की जाने लगी हैं। एक बड़ा सॉल्यूशन किया जा रहा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यूनिट को कॉरपोरेट एंटाइटीज़ के अंदर बदल के, और इससे दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा मिलेगी और मैनेजमेंट भी डिफेंस प्रोडक्शन का बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, हमें एक 10 साल का प्लान बनाना चाहिए सेल्फ रिलायंस हासिल करने के लिए, स्पेशली चाइना के साथ में टेक्नोलॉजिकल जो हमारा अभी डिफरेंस है उसे पूरा करने के लिए। और साथ ही इसे पूरा करने के लिए हमें फॉरेन कंपनीज के साथ में भी नई टेक्नोलॉजी के लिए जॉइंट डेवलपमेंट करने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि वे कंपनीज अगर हमें कोई सॉल्यूशन दे रही हैं, टेक्नोलॉजी दे रही हैं, तो दोस्तों वे अपनी चीज़ ही सेल कर रही हैं। लेकिन इस तरह की पार्टनरशिप करके, और दोस्तों ऐसा किया भी जा रहा है, आपको ध्यान होगा कि इंडिया अब नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट इंजन बनाने जा रहा है। और इसके लिए हो सकता है कि ब्रिटेन की रोल्स रॉयस या फिर फ्रांस की सैफरन या फिर हो सकता है दोस्तों किसी और कंपनी के साथ में टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन किया जाए। लेकिन इसके अंदर हमें जो 34 साल का एक्सपीरियंस है इंजन बनाने के अंदर, जो हमें कावेरी फाइटर जेट इंजन के अंदर हासिल हुआ है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे हमारी ज़रूरतें कैसी हैं और साथ ही उस कंपनी का जो एक्सपीरियंस है उसको भी साथ में मिला सकते हैं। तो एक नई टेक्नोलॉजी पैदा होगी, नया इंजन बनेगा जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। तो इसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए और यही किया भी जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।